हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन के काफ़ी महत्वपूर्ण 45 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पर्सन को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले 2024 में, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। ठीक है, इससे पहले हम लोग प्रकाश का अपवर्तन के सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव टाइप पर्सन को पढ़ा चुके हैं, जिनमें हम लोग शॉर्ट टाइप पर्सन को कवर किए हुए थे। अगर आप वो सभी क्लास को कर लेते, अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं ना, तो ये वीडियो में आप पूरे हीरो बन जाएंगे। यानी कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ना, आंसर सही और सटीक बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो उस क्लास को आप जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप चेकआउट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन के काफी महत्वपूर्ण 45 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न को कवर करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं रहेगा, यानी कि सारा का सारा प्रश्न जो है ना दोस्तों, इसी क्लास से रहने वाला है। तो फ्रेंड, फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों यहाँ पे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सिंपली सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना दोस्तों, आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो ना दोस्तों, फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताने का कोशिश जरूर कीजिएगा। और इनके साथ साथ वीडियो के लास्ट में हम एक SW क्वेश्चंस देंगे, उसका भी आंसर आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके बता देना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे आज के फर्स्ट प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, जो लेंस होते हैं ना, जैसे कि ये उत्तल लेंस है। ठीक है, जो लेंस होते हैं गोले लेंस में, जो उत्तल लेंस होता है ना, उसमें दो को फोकस होता है। एक होता है दोस्तों F1 और दूसरा होता है दोस्तों F2। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। यानी कि यहाँ पे इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका उत्तल लेंस, और दोस्तों दूसरा होता है आपका अवतल लेंस। साथ में इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। इससे पहले हम लोग पढ़े हुए थे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो फ्रेंड, जिस प्रकार प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, अगर सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में पूछा जाए कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे, तो हम सब्जेक्टिव वाले क्लास में करा चुके हैं, फिर भी यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड, जो प्रकाश का अपवर्तन का जो फर्स्ट नियम होता है ना, क्या होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और दोस्तों, दूसरा नियम जो होता है, किसी खास 2 माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन की कोण की ज्या का जो अनुपात होता है ना दोस्तों, स्थिर रहता है, नियतांक होता है। ठीक है, जिसको हम लोग स्नेल की नियम के नाम से भी जानते हैं। अर्थात म्यू बराबर क्या होता है दोस्तों, sin I/sin r होता है। क्या होता है, sin I/sin r। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते, जो कि बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटीड प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, यानी कि कौन सा मीडियम में जो लाइट का स्पीड है सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। तो फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। हम आपको पढ़ाए हुए थे कि जो निर्वात या शून्य होता है ना, जिसको हम लोग वैक्यूम कहते हैं, उसमें जो प्रकाश का स्पीड होता है ना दोस्तों, मैक्सिमम होता है। कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या फिर आप इसे कह सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे आते हैं कि प्रकाश की चाल न्यूनतम कौन सा दिशा में, मतलब कौन सा माध्यम में होता है। तो फ्रेंड, हम आपको बता देते हैं, जो प्रकाश की
चाल सबसे कम होती है ना, किसमें होती है, कांच में होती है दोस्तों। कितना होती है, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड या फिर 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसको अब अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड देखिएगा, ये चौथा नंबर प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटीड प्रश्न है, पूछे जाएंगे। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी कि जो लाइट होता है ना उसका वेलोसिटी सबसे मिनिमम कौन सा मीडियम में होता है। तो देख सकते हैं निर्वात में या फिर जल में या फिर वायु में या फिर कांच में। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, इससे पहले हम बताए हुए हैं जो प्रकाश का जो वेग होता है यानी कि जो स्पीड होता है, जो चाल होता है दोस्तों, किसमें सबसे कम होता है, तो कांच में होता है। कितना होता है हम आपको पहले ही बताए, 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो कि सबसे कम होता है लाइट का स्पीड, ठीक है। कौन सा मीडियम में, कांच में, ठीक है। यानी कि 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है प्रकाश का वेलोसिटी, ठीक है, वेग जिसको हम लोग कहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि 2 माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, तो अपवर्तन कौन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मीडियम है, तो देख सकते हैं इसको माध्यम 1 और इसको माध्यम 2 मान सकते हैं। सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, तो देख सकते हैं तो अपवर्तन कोण का जो मान होगा ना दोस्तों, कितना डिग्री का होगा, 0 डिग्री का हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट लेवल के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहां पे आपको बताना दोस्तों, प्रश्न को देखिएगा ध्यान से कि यदि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण, यहां पे आपको बताना है कि यदि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण हो तो कोणीय विचलन होगा। यहां पे आपतन कोण को हम लोग कोण आई के द्वारा दिखाएंगे और दोस्तों अपवर्तन कोण को हम लोग किसके द्वारा दिखाएंगे, कोण आर के द्वारा दिखाएंगे, ठीक है। यानी कि यदि आपतन कोण आई हो और अपवर्तन कोण आर हो तो कोणीय विचलन जो होगा ना दोस्तों क्या होगा, आई माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 7वां नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का मुख्य कारण क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड आप सभी को पता होना चाहिए, यानी कि जब भी हम लोग हवा से प्रकाश, मतलब जब भी हम लोग हवा से पानी में प्रकाश की उपस्थिति को, कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो वस्तु जो होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है ना दोस्तों, अपने वास्तविक स्थिति से थोड़ी ऊपर उठाया हुआ दिखाई देता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, हवा से प्रकाश को, हवा से क्या कर रहे हैं दोस्तों, मतलब ऑब्जेक्ट को पानी में देख रहे हैं प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये जो वस्तु है ना दोस्तों, ये मतलब अपने वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, दिखाई देता है। तो ये किसके कारण से होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण से होता है। क्यों होता है हम लोग जानते हैं। जो प्रकाश का अपवर्तन होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है कि जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, चेंजिंग होने लगता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे, ठीक है। यानी कि जो पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का जो मुख्य कारण होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन। या फिर पानी में आपको एक कोनो सिक्का को फेंक दीजिएगा और सिक्का को फेंकिएगा ना दोस्तों, तो आप जब प्रकाश मतलब ऊपर से देखिएगा, हवा से बाल्टी में देखिएगा दोस्तों सिक्का को, तो सिक्का जो है ना थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्योंकि यहाँ पे जब प्रकाश जो है ना दोस्तों हवा से यहाँ पे पानी में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने लगता है, ठीक है। तो यही कारण से क्या होता है दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन के कारण पानी में भरी हुई बाल्टी की गहराई जो है ना दोस्तों कम मतलब मालूम पड़ता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है, तो हम आपको पहले ही बताए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों माध्यम वन कुछ भी हो सकता है, पानी या फिर विरल माध्यम देखिएगा जिसको हम लोग हवा कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब प्रकाश एक माध्यम से, यानी कि हवा वाला माध्यम से दूसरा माध्यम आपका क्या क्या हो सकता है, कांच हो सकता है, जल हो सकता है, ठीक है। यानी कि जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होने लगता है, यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ने लगता है। ये आपका अभिलंब हुआ, इसके तरफ मुड़ने लगता है। दोस्तों कहने का अर्थ है कि जब भी एक प्रकाश किरण
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, या तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा या तो अभिलंब से दूर जाएगा, ये दोनों में से कोई एक होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ना दोस्तों, क्या हो रहा है कि प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है। इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण क्या होता है दोस्तों, मतलब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे ही जाता है ना, तो उसका अपवर्तन होता है प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए, ये आपका विरल माध्यम जैसे कि हवा में जो प्रकाश की चाल होती है सबसे ज़्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। और दोस्तों ये प्रकाश जब हवा से कांच में प्रवेश करती है तो कांच में जो प्रकाश का स्पीड होता है दोस्तों कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि यहाँ पे प्रकाश का स्पीड घट गया, जैसे ही प्रकाश हवा से पानी में या फिर कांच में प्रवेश किया तो प्रकाश का स्पीड में परिवर्तन होने लगा। यानी कि प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण अपवर्तन होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब भी कोई प्रकाश किरण जाती है, गुजरती है। चलिए, यानी कि यहाँ पे इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल लेंस को कौन सा लेंस भी कहा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, जो उत्तल लेंस है ना दोस्तों, इसको हम लोग किस लेंस के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। अभिसारी लेंस कहने का अर्थ होता है यह प्रकाश किरणों को जमा करती है, ठीक है। और दोस्तों जो अवतल लेंस होते हैं, अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को चारों तरफ छितरा देती है, फैला देती है। तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहेंगे और अवतल लेंस को हम लोग कौन सा लेंस कहेंगे, अपसारी लेंस कहेंगे। और दोस्तों जो अवतल लेंस होते हैं, जो आप फिगर में देखने पा रहे हैं, ये किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होते हैं दोस्तों, मोटा होते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो उत्तल लेंस होते हैं ना, जो अवतल लेंस होते हैं, ये आपका अवतल लेंस हो गया। अवतल लेंस जो होते हैं ना, किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होते हैं, पतला होते हैं। और जो उत्तल लेंस होते हैं, ये किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होते हैं। इसको अब अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत 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 महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्नेल के नियम के अनुसार होता है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, हम लोग स्नेल का नियम जानते हैं। जो प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है ना, उसको हम लोग स्नेल के नियम के नाम से जानते हैं। स्नेल का नियम क्या कहता है कि किसी खास दो माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर रहता है। आपतन कोण की ज्या को जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, साइन आई कहते हैं, और अपवर्तन कोण की ज्या को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, साइन आर कहते हैं। इसका मान जो होता है ना दोस्तों, क्या होता है, नियतांक होता है, कॉन्स्टेंट होता है। तो यही होता है स्नेल का नियम। यानी कि म्यू बराबर क्या होते हैं दोस्तों, साइन आई अपॉन साइन आर होते, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, चुटकियों में जब भी फोकस दूरी यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हो रहेगा, तो आप लोग लेंस की क्षमता को ज्ञात करने के लिए सिंपली यहाँ पे P बराबर क्या कीजिएगा दोस्तों, इसको 100 से भागा कर दीजिएगा, तो 20×500 हो जाएगा। कितना होगा, 20×500। और दोस्तों लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्र क्या होता है, डायोप्टर होता है। और यहाँ पे कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। जब उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है तो इसकी क्षमता भी क्या होगी दोस्तों, धनात्मक हो जाएगी। ऐसे में भी उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है, यानी कि +5 डायोप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में यहाँ पे दिया हुआ है, तो देख सकते हैं यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल किए, हम लोग जानते हैं जो लेंस की क्षमता होती है ना दोस्तों, ये फोकस दूरी की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। यानी कि P बराबर 1/f होता है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे हम एगो चीज आपको बताया कि जब भी फोकस दूरी अगर यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हो रहेगा और आपसे पूछेगा कि लेंस की क्षमता क्या होगी, तो सिंपली यहाँ पे आपको 100 से जो भी फोकस दूरी दिया हो रहेगा ना उसको डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पे आपका परिणाम आपके सामने निकल जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 13 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। हाँ, लेंस की क्षमता किसके द्वारा व्यक्त की जाती है, वही आपको बताना है, बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड हम आपको पहले बताए जो लेंस की क्षमता होती है ना, वो आपका क्या होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि P बराबर 1/f होता है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा होता है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो फोकस दूरी होती है ना हमेशा मीटर में होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 14 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाने वाले ये सब प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो फ्रेंड जो आभासी प्रतिबिंब होता है, जो वर्चुअल इमेज होता है, जिसको हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं, उसका निर्माण जो है ना दोस्तों किस में होता है वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड जो आभासी प्रतिबिंब होता है ना, ये किस किस में बनता है, उत्तल लेंस में भी बनता है और दोस्तों अवतल लेंस में भी बनता है। यानी कि ये दोनों प्रकार के लेंसों में आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डेली धमाकेदार क्लास होती रहती है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही सरल प्रश्न है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस की क्षमता यानी कि P बराबर होता है। तो फ्रेंड हम आपको पहले बताए जो P होता है ना ये 1/f होता है, यानी कि लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्यस्तक्रमानुपाती होती है, यानी कि P बराबर 1/f हो जाएगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो लेंस की क्षमता होती है ना, इसका ऐसे मतलब क्या क्या होते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रति मीटर होते हैं, उसके बाद मीटर इनवर्स भी होते हैं, और दोस्तों लेंस की क्षमता का जो प्रचलित एसआई मात्रक होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, डायोप्टर होते हैं। क्या होते हैं, डायोप्टर। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस की क्षमता एस का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, प्रचलित एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। और दोस्तों डायोप्टर को हम लोग कैपिटल डी के द्वारा दिखाते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी वस्तु, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो उत्तल लेंस होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब ही बना सकता है। यानी कि यहाँ पे जो है ना दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वो क्या होती है। तो फ्रेंड यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये आपका प्रकाश का किरण हो गया, ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। तो क्या हो रहा है दोस्तों, विरल माध्यम आपका हो गया दोस्तों हवा वाला माध्यम। ठीक है, और यहाँ पे सघन माध्यम कुछ भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है। तो यहाँ पे प्रकाश किरण क्या हो रहा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। तो ये जो प्रकाश किरण होगा ना दोस्तों अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, यानी कि मुड़ जाएगा। कहने का अर्थ है कि जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब की निकट मुड़ जाती है, यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया गया है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, ये वाला तो हो गया। एक प्रश्न ये पूछे आते हैं, इसको देखिएगा दोस्तों, जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब से दूर चली जाती है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे लेंस कौन सा लिए हुए हैं, उत्तल लेंस लिए हुए हैं। ठीक है, उत्तल लेंस के सामने बाई तरफ वस्तु को फोकस और लेंस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो बनेगा ना दोस्तों कैसा बनेगा। ऐसे में तो जो जितने भी केसेस हम लोग पढ़े हुए हैं उत्तल लेंस में, जो भी जनरल केसेस होते हैं ना उसमें अक्सर प्रतिबिंब जो बनता है दोस्तों कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। लेकिन यहाँ पे केस एक ऐसा क्रिएट हो रहा है, वस्तु को फोकस पे रखा जाता है और लेंस के बीच में रखा जाता है, तो प्रतिबिंब का जो निर्माण होगा ना दोस्तों कैसा होगा, काल्पनिक और सीधा होगा। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस का प्रत्येक छोटा भाग क्या कहलाता है। तो फ्रेंड आप सभी को पता होना चाहिए, लेंस जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, ताल कहते हैं। ठीक है, लेंस एक पारदर्शी शीशा होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। लेंस जो होते हैं दोस्तों ये ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, ग्लास होते हैं। ठीक है, यानी कि पारदर्शी शीशा होता है जिसका 2 सतह क्या होते हैं दोस्तों, त्रिभुजाकार तथा 3 सतह चतुर्भुजाकार होता है। ठीक है,
यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जो लेंस होती है किसकी तरह व्यवहार करेगा, प्रिज्म की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि प्रिज्म भी जो होते हैं ना दोस्तों पारदर्शी शीशा होते हैं। यहाँ पे लेंस में जो लेंस होते हैं, लेंस का प्रत्येक छोटा भाग किसकी तरह बिहेवियर करता है, प्रिज्म की तरह बिहेवियर करता है, ठीक है। और दोस्तों प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, टोटली 5 गो सतह होता है। इसको हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। कौन कौन सा सतह होता है, 2 सतह क्या होते हैं दोस्तों, त्रिभुजाकार होते हैं, और दोस्तों 3 सतह क्या होते हैं, चतुर्भुजाकार होते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, आपको बताना है कि उत्तल लेंस के सामने एक बीम को लेंस के फोकस और प्रकाश के केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वस्तु को हम लोग जो है ना दोस्तों फोकस और प्रकाश के केंद्र के बीच में रख रहे हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब का जो निर्माण होगा ना दोस्तों कैसा होगा, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ये एक प्रकार का कौन सा, यहाँ पे दर्पण है, ठीक है, लेंस नहीं है, हालांकि ये दर्पण है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, इसके सामने जो है ना प्रकाश मतलब एक ऑब्जेक्ट को रख दिए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है AB, ठीक है, और यहाँ पे कोई प्रकाश किरण यहाँ पे पड़ रहा है, और इसका अपवर्तन तो होगा ना दोस्तों, और इसका जो प्रतिबिंब बनता है ना लेंस के पीछे बनेगा। किसके पीछे बनता है दोस्तों, लेंस के पीछे बनता है, ठीक है। और कैसा बनता है, अपने वास्तविक स्थिति से बड़ा। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं अगर वस्तु का साइज AB जो है, मान लीजिए AB अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे एडेस बीडेस जो होगा ना दोस्तों कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पे लगभग 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आवर्धित प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक बनता है, ठीक है। यानी कि आवर्धित और काल्पनिक और आवर्धित, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे लेंस के सामने वस्तु को कहाँ पे रखे हैं, फोकस और प्रकाश से केंद्र के बीच में रखे हैं। तो प्रतिबिंब जो बनेगा ना कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और आवर्धित यानी कि वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिएगा, यदि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हवा को हम लोग A मानेंगे, ठीक है, और यहाँ पे कांच को G यानी कि G फॉर ग्लास होता है, और अपवर्तनांक को हम लोग N के द्वारा दिखाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते दोस्तों, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का मान कितना दिया हुआ है, यानी कि ANG का जो वैल्यूज दिया हुआ है दोस्तों 1.5 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, यानी कि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि GNA का मान कितना होगा। तो फ्रेंड जो आपका होता है इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, यानी कि जो कांच के सापेक्ष हवा का जो अपवर्तनांक निकलेगा ना दोस्तों, ये 1/ANG के व्युत्क्रम होगा, ठीक है, 1/ANG। कहने का अर्थ है यहाँ पे एक तो ऊपर में है ये SH, और यहाँ पे ANG का वैल्यू को देख सकते हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पे 1.5 दिया हुआ है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। यहाँ पे D ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे D वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे इसकी क्षमता क्या होगी। तो फ्रेंड यहाँ पे लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है, ठीक है, और इसकी फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे F बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि लेंस की क्षमता कितना होगी, ठीक है। तो यहाँ पे P पूछ रहा है, P बराबर क्या होता है दोस्तों, 1/F होता है। तो हम आपको पहले बताए, अगर यहाँ पे फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हो रहेगा तो डायरेक्टली इसको आप 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, फोकस दूरी जितना भी रहेगा। तो यहाँ पे 20×5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। और दोस्तों यहाँ पे लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, और ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होती है, जो कि यहाँ पे -5 डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। ये भी प्रश्न जो है ना दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, तो यह क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेंस की क्षमता कितना दिया हुआ है दोस्तों, +5 डायोप्टर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा फोकस दूरी। लेंस की क्षमता यहाँ पे 5 डायोप्टर दिया हुआ है, +5 डायोप्टर, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फोकस दूरी निकाल लेते हैं। तो फोकस दूरी हो जाएगा दोस्तों 100/5 कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फोकस दूरी सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो यहाँ पे 20×5 100 हो जाएगा, 20×5 कितना हो जाएगा दोस्तों 100। और यहाँ पे फोकस दूरी जो है ना दोस्तों का मान कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर आ गया, और यहाँ पे +20 सेंटीमीटर आ गया। तो आपको पता होना चाहिए +20 सेंटीमीटर जो है ना दोस्तों कौन सा ऑप्शन में है। तो देख सकते हैं +20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तल लेंस हो जाएगा, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, इसलिए यहाँ पे D वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी चेक कर सकते थे
प्लस जो है ना दोस्तों, प्लस कौन सी लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। तो यहाँ पे आपको फोकस दूरी सबसे पहले निकालना था, जो कि प्लस 20 सेंटीमीटर आ चुका है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, आपको बताना है कि जब भी एक प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, यानी कि झुक जाती है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। हम आपको बार बार बताते हैं, यानी कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, तो इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन, जो ना दोस्तों इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करा है कि आपको बताना है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। यहाँ पे लेंस कौन सा है दोस्तों, उत्तल लेंस है, और इसकी फोकस दूरी कितना दिया हुआ, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसकी क्षमता पूछ रहा है। तो क्षमता हम लोग कैसे निकालेंगे, P बराबर 1/f, यानी कि हम आपको बार बार बताते हैं कि जब भी फोकस दूरी सेंटीमीटर में रहेगा तो इसको सिंपली 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, जितना भी फोकस दूरी रहेगा। तो यहाँ पे 25 चौका 100 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 4 डायोप्टर निकल के आया, और यहाँ पे लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया है 4 डायोप्टर। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो फ्रेंड यहाँ पे हवा आपका हो गया सघन माध्यम। ठीक है, हवा जो हो गया दोस्तों कौन सा माध्यम हो गया, विरल माध्यम। हवा कौन सा माध्यम हो गया दोस्तों, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। जो हवा हो गया आपका विरल माध्यम हो गया, और ये कांच जो हो गया ना दोस्तों सघन माध्यम हो गया। हम लोग जानते हैं कि जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। अभिलंब के निकट क्या हो जाती है दोस्तों, मुड़ जाती है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही प्रकाश की किरण कांच से हवा में प्रवेश करता ना तो अभिलंब से दूर होने लगता। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे जो फोटोग्राफर होते हैं उसका जो कैमरा होता है ना, इसका जो अभिदृश्यक होता है, ये जो इसमें कौन सा लेंस लगा हुआ रहता है, इसमें आपको उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी कि म्यू का मान कितना होता है। तो फ्रेंड हम आपको बार बार बताते हैं, म्यू बराबर क्या होते हैं दोस्तों, साइन आई अपॉन साइन आर होते हैं। ठीक है, यानी कि आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का जो अनुपात होता है ना वो कांस्टेंट होता है, नियतांक होते हैं, स्थिरांक होते हैं, इसलिए यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए को सुधार लीजिएगा, साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब फटाफट से कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक करने का। और दोस्तों यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से फटाफट से आप क्लास को भी लाइक करते हुए चलिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेली जो ना दोस्तों अब लगातार क्लास चलेगी। क्लास का टाइम को नोट कर लीजिएगा, शाम में 7 बजे क्लास चलेगी अभी। ठीक है, दोपहर में 1 बजे भी क्लास स्टार्ट कर देंगे और सुबह 6 बजे भी क्लास स्टार्ट कर देंगे बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो जब तक यहाँ पे शाम 7 बजे वाला क्लास सभी विद्यार्थी जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। ठीक है, तो फ्रेंड जो आवर्धन होता है ना जिसको हम लोग मैग्नीफिकेशन कहते हैं, और मैग्नीफिकेशन को हम लोग एम के द्वारा दिखाएंगे। इसका जो आवर्धन होता है, जो अवतल लेंस होता है ना दोस्तों, ये बराबर क्या होते हैं, भी बराबर मतलब एम बराबर क्या होते हैं, भी बटा यू होते हैं। ठीक है, आवर्धन बराबर क्या होता है दोस्तों, प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी होते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो आवर्धन बराबर क्या होंगे, भी बटे यू, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जो लेंस होते हैं, लेंस के केस में जो आवर्धन होते हैं ना, इसका आवर्धन जो होते हैं ना दोस्तों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। लेंस के केस में आवर्धन क्या होते हैं दोस्तों, पॉजिटिव होते हैं, और दर्पण के केस में जो आवर्धन होते हैं वहाँ पे ऋणात्मक होते हैं, यानी कि नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद करते हुए चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, यानी कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप होते हैं
उसमें मतलब उसमें जो है ना दोस्तों किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उसमें जो है ना दोस्तों उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि कौन सा लेंस के द्वारा जो है ना दोस्तों सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कौन सा लेंस होता है दोस्तों। अवतल लेंस में जो है ना दोस्तों सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि एक उत्तल लेंस होता है, तो फ्रेंड हम आपको बार बार बताते हैं उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होते हैं दोस्तों, मोटा होते हैं, और जो अवतल लेंस होते हैं ना ये क्या होते हैं, किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ फिक्स करेंगे, कहाँ रखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड कोई भी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं वास्तविक और समान साइज का, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट का साइज है उसी साइज का प्रतिबिंब इमेज प्राप्त करना चाहते हैं, तो उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे वस्तु को रखा जाएगा, बीम को कहाँ पे रखा जाएगा। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा। किस पे? वक्रता केंद्र पर। और दोस्तों जो वक्रता केंद्र होते हैं ना ये फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है, यानी कि F2 पे रखा जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी गोलीय पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे दर्पण में गोलीय दर्पण है और यहाँ पे लेंस में गोलीय लेंस में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो अवतल लेंस हो सकता है या फिर उत्तल लेंस हो सकता है, और दर्पण में चाहे वो अवतल दर्पण हो सकता है या फिर उत्तल दर्पण हो सकता है। यहाँ पे कंडीशन को अप्लाई कीजिएगा तब पता चलेगा। यहाँ पे फोकस दूरी जो है ना दोस्तों लेंस के केस में किसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो आप सभी को पता होना चाहिए अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों, ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। अगर यही दर्पण में चले जाए तो दर्पण में कौन सा दर्पण में की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो हम आपको बता देते हैं दर्पण में भी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना दोस्तों वो क्या होती है, ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव होती है, यानी कि दोनों अवतल लेंस हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। इसलिए जो है ना दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत 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 महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको भी अब अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों प्रश्न ये कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। ठीक है, क्या होगी? यहाँ पे देखिएगा फोकस दूरी जो है ना 1 मीटर दिया हुआ है। फोकस यहाँ पे फोकस दूरी को हम लोग एफ के तौर पर दिखाएंगे। ये फोकस दूरी कितना दिया हुआ दोस्तों, 1 मीटर में दिया हुआ फोकस दूरी। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, तो क्षमता निकालने के लिए P बराबर 1/f करेंगे। हम लोग जानते हैं जो लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी के व्यतिक्रमानुपाती होती है, यानी कि 1/1 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे इसको 100 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे फोकस दूरी पहले से मीटर में व्यक्त है, इसीलिए यहाँ पे 1/1 हो जाएगा। 1/1 कहने का अर्थ दोस्तों 1 डायोप्टर। और दोस्तों यहाँ पे लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी जो क्षमता होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है, और इसकी फोकस दूरी हमेशा कैसा होती है आप सभी को पता होना चाहिए, धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो फ्रेंड उत्तल लेंस की जब फोकस दूरी धनात्मक होगी तो उत्तल लेंस की क्षमता भी क्या होगी दोस्तों, धनात्मक ही होगी, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो फ्रेंड लेंस कौन सा है दोस्तों, अवतल लेंस है, और इसकी क्षमता क्या होगी दोस्तों, नेगेटिव होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड लेंस बनाने के लिए हम लोग किस किस पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं
प्रयोग कर सकते हैं, कांच का कर सकते हैं, जल का कर सकते हैं, प्लास्टिक का कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का जो है ना दोस्तों हम लोग उपयोग हरगिज नहीं कर सकते लेंस बनाने के लिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। यहाँ पे फोकसांतर को फोकस दूरी भी हम लोग कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस दूरी कितना दिया हुआ दोस्तों, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे लेंस की क्षमता पूछ रही है, यानी कि पी पूछ रही है। तो हम लोग जानते हैं जो लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी के व्यतिक्रमानुपाती होती है, यानी कि 1/f यानी कि 1/50। और दोस्तों इसको आप 100 से डिवाइड करना है क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में है। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो पी का मान निकल के आ जाएगा 50 × 100 यानी कि 2 डायोप्टर। और दोस्तों यहाँ पे लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी दोस्तों, धनात्मक होगी, जो कि +2 डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिस भी विद्यार्थियों को ऑनलाइन टेस्ट वगैरह देने नहीं आता है तो हम सब कुछ आपको बताएंगे कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कैसे कर सकते हैं और फ्री में PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी क्लासेस होगी ना दोस्तों उसका PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक है, एग्जाम तक। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ दोस्तों, लेंस की क्षमता दिया हुआ है, यानी कि पी का मान कितना दिया हुआ दोस्तों 2D यानी कि 2 डायोप्टर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि फोकसांतर यानी कि फोकस दूरी। तो फ्रेंड यहाँ पे F बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/P हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों हम क्या करते हैं कि 1/P की जगह 2 लिखते हैं और इसको आप सिंपली 100 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दोस्तों 50 × 100 यानी कि 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा दोस्तों, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस को पसंद करेंगे, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड आप यहाँ पे देखिएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो ये किस तरफ मुड़ जाती है। तो फ्रेंड जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, यानी कि थोड़ा इधर मुड़ जाता है, ठीक है, अभिलंब की तरफ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अभिलंब के निकट आने लगता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न यानी कि वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न को देख चुके हैं, जिनमें हम लोग 43 प्रश्न को देखे। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे, इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन का दोनों सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार का यहाँ पे करा चुकी है प्रश्न उत्तर, ठीक है, क्वेश्चन आंसर करा चुके हैं। तो जो भी विद्यार्थी इससे पिछले वाले क्लास को नहीं किए हुए हैं तो फटाफट से कर लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे क्लास का टाइम को नोट कर लीजिए, डेली यहाँ पे शाम 7 बजे क्लास होगी, ठीक है। शाम कितना बजे क्लास होगी, 7 बजे शाम में डेली क्लास होगी। तो यहाँ पे 7 बजे शाम में आपको क्लास में जरूर जुड़ जाना है, ठीक है। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दीजिए तो हम जो है ना व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ देंगे। और दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है, PDF को कैसे डाउनलोड कर सकते हो और ऑनलाइन कैसे पढ़ सकते हैं, कभी सब मतलब क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का, चले हम आपको लेके चलते हैं अपने साइट पे, वहाँ से आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट वहाँ पे आपको मिलता रहेगा। तो फ्रेंड ऑनलाइन पढ़ने के लिए जो है ना आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पे चले आना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सर्च इंजन में सर्च करना होगा measuretargets.com, ठीक है। 1 मिनट यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन को ऑन कर ले। तो यहाँ पे जैसे सर्च कीजिएगा ना मेजर टारगेट, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे वाले यानी कि इसमें क्लिक कर देना है, ठीक है। मेजर टारगेट, इसमें सिर्फ मेजर टारगेट में क्लिक करना है। तो जैसे ही मेजर टारगेट पे क्लिक करते हैं ना दोस्तों, अब हमारे
जो ऑफिशियल साइट है इसमें आ जाएंगे, उसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे, तो ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए ऑनलाइन टेस्ट के बटन पर क्लिक कर देना होगा, या फिर इससे पहले क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे ऑनलाइन इजीली पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड सभी यहाँ पे अपडेट, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा। और क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, ठीक है, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, जितने भी टाइप के प्रश्न होते हैं सभी कुछ यहाँ पे आपको मॉडल पेपर मिलेगा, सब कुछ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट चलता है वेबसाइट पे, ऑनलाइन टेस्ट को दे दीजिएगा। ऑनलाइन टेस्ट को देने के लिए ऑनलाइन टेस्ट वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और इस तरह का विज्ञापन आएगा, तो इसमें आपको एक बार क्लिक कर देना है, ठीक है। इसमें आप एक बार जैसे क्लिक कर देते ना तो आपको बार बार यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देखने का मौका नहीं मिलेगा। तो फिर यहाँ पे फिर आपको बैग आ जाना है, फिर यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लास 10 मैथ का ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है बिहार बोर्ड का। तो सिंपल यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, नीचे आना है। तो जैसे यहाँ पे नीचे आइएगा ना तो यहाँ पे आपको अपना नाम पूछेगा, नाम जैसे डाल दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। नाम डालने के बाद तो फटाफट से यहाँ पे हम अपना चैनल का ही नाम डाल देते हैं, मेजर टारगेट। उसको नेक्स्ट के बटन पे जैसे क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे आपके सामने आपका पर्सन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे म्यूजिक वगैरह भी हो सकता है, इसका बन भी कर सकते हैं, ठीक है। जिसकी रूट 2 है, एक प्रकार का प्रीमियर संख्या सभी को पता होना चाहिए। इसी प्रकार नेक्स्ट करते करते जाना है और सभी क्वेश्चंस का आंसर देते हुए जाना है, ठीक है। तो इस तरह वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। और पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए सिंपल यहाँ पे बैग आ जाना है और पीडीएफ वाले बटन पे क्लिक कर देना है, पीडीएफ डाउनलोड वाले बटन पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। इससे पहले वाला क्लास हम कराए थे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के लिए सिंपली इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसमें क्लिक कर देते हैं ना तो आपका पीडीएफ जो है ना दोस्तों डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको आप मोबाइल फ़ोन पे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मोबाइल फ़ोन पे लेने के लिए यहाँ पे है ना डाउनलोड का आइकन, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है तो आपका जो है ना मोबाइल फ़ोन पे चले जाएगा, ठीक है। फाइल मैनेजर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह तो देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे टोटली आपके एग्जाम तक जो है ना दोस्तों सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी मस्त तरीके से कर सके। तो फ्रेंड फिर मिलती है यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।